नमस्कार। भारत की पाठशालाओं से निकलने वाला भारत का स्वर्णिम भविष्य अब 5+3+3+4 के संरचनात्मक संगठन से होकर निकलेगा। मैं MM बलडोदिया, सीनियर बॉटनी फैकल्टी, नई शिक्षा नीति व स्कूली शिक्षा का संदर्भ लेकर फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। इससे पहले वो 10+2 के फॉर्मेट में आया था। मेरे बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं और हम सब 10+2 के फॉर्मेट में थे। देखिए, नई शिक्षा नीति का आगाज़ कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमने इससे पहले के वीडियो में बात करी थी, जिसमें हमने संक्षेप में 1947 से लेकर अब तक भारत में हुई शिक्षा नीतियों के बदलाव और शिक्षा संबंधी बदलावों के बारे में चर्चा की। आज हम यहाँ बात करेंगे विशेष तौर पर स्कूली शिक्षा की। आप देखिए, इस स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में, इस स्कूली शिक्षा के डॉक्यूमेंट में कुछ व्यवहारिक बदलाव किए गए हैं। शिक्षा में व्यवहारिकता लाने के लिए कुछ अव्यवहारिक बदलाव किए गए हैं और इन अव्यवहारिक बदलावों का संदर्भ हमें बिंदुवार समझना होगा। जिस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, 5+3+3+4 के फॉर्मेट की बात की जा रही है, उसमें सबसे पहले आप समझिए 5 ईयर्स का जो एक फॉर्मेट रखा गया है। जस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद बच्चा प्री स्कूल में एंटर होगा। आंगनबाड़ी के माध्यम से उसको शिक्षा दी जा सकेगी। हम ये कह सकते हैं बाल वाटिका जैसे संदर्भ के साथ शिक्षा दी जा सकेगी। तो पहला एक फॉर्मेट जिसमें 3 साल के बाद स्टूडेंट को 5 साल तक के लिए जाना है। इसमें बेसिक अगर हम समझें तो LKG, UKG क्लासेज, उसके बाद में नर्सरी क्लासेज और उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड क्लासेज, इस तरीके से 5 साल का एक फेज वो पूरा करेगा। इसको फाउंडेशन का नाम दिया गया है। इस फाउंडेशन के ठीक बाद यहाँ प्रिपरेटरी फेज रखा गया है। अगला प्रिपरेटरी फेज 3 साल का होगा, जिसमें आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट 3 साल के लिए स्टडी करेगा। उसके ठीक बाद का जो लेवल है वो मिडिल लेवल रखा गया है, उसमें भी 3 साल के लिए आप स्टडी करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको सेकेंडरी फेज दिया गया है जो 4 साल का फेज है, और उसमें आप कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ये नया स्ट्रक्चर अब सामने आ गया है। स्कूली शिक्षा को अगर मैं डिस्कस करूं तो स्कूली शिक्षा और जो वर्तमान शिक्षा नीति है, इन दोनों को अगर हम बहुत गौर से देखें तो यहाँ बिंदुवार कई सारी बातों का आपको अध्ययन करना होगा। इसमें 8 बिंदु दिए गए हैं, उनकी हम संक्षेप में चर्चा भी करेंगे। सारी खबरें आप तक हैं, हम चर्चा करने के साथ साथ इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि हमें इन सब संदर्भों की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे आने वाले नौनिहालों के स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद बनाएंगे, उसकी नींव रखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये है ECCE। ये जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर से रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। और इसका जो फॉर्मेट है, इसमें सबसे पहले जो आप कह रहे हैं, जो आपको पहले 5 साल का स्ट्रक्चर दिया गया है स्कूल एजुकेशन का, उसी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसमें मैक्सिमम एक्सेस की बात की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा की पहुँच हो, और ये जो है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से, प्री स्कूल्स के माध्यम से, और आप ये कह सकते हैं कुछ जो बच्चों को शिक्षा देने के और जो सेंटर्स हैं उनके माध्यम से ये किया जा सके। तो यहाँ एक बात तो ठीक लगती है कि 3 साल के बाद हर एक बच्चे को शिक्षा में इन्वॉल्व किया जाए, उसको निश्चित और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए, उसको शिक्षा मिले, ये उसका दायित्व, उसका अधिकार है और राज्य सरकारों का कर्तव्य भी है। ये ठीक लगता है। लेकिन इसमें एक जो डीमेरिट इसका मुझे यहाँ दिखाई देता है वो ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जा रही है। आशा सहयोगिनी या आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं वो इस शिक्षा को क्या कंटिन्यू कर पाएंगी? उनके पास गांव में या फिर आप दूसरे स्थानों पे देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार के जिम्मे होते हैं। गांव के बच्चों से लेकर जो महिलाएं हैं, जो प्रसूता महिलाएं हैं, उनके, और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनके पोषण तक की जिम्मेदारियां उनके पास होती हैं। क्या वो इतने ट्रेंड हैं? क्या वो इतना एफिशिएंसी रखती हैं? क्या वो इतनी दक्ष हैं कि इन बच्चों को शिक्षा वो देने में सक्षम हो? तो फिर इसके लिए आपको सेपरेटली टीचर्स अडॉप्ट करने होंगे, इसके लिए सेपरेटली ट्रेनर्स की और गाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए देखिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता है। और वर्तमान में भारत के आर्थिक संकट को, दुनिया के आर्थिक संकट को आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपके लिए यहाँ शिक्षा नीति में, स्कूली शिक्षा में रखा गया ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, उसको केयर के साथ एजुकेशन दी जाए। मुझे लगता है कि इसमें जो बड़ी दिक्कत सामने आने वाली है वो टीचर्स की और इनिशियल जो गाइड और ट्रेनर्स हैं उनका अभाव होने के साथ साथ जो बजट की समस्या है वो यह बड़ी समस्या रहने वाली है। सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूं, जिसमें फंडामेंटल
एजुकेशन की बात आपसे की गई है, फंडामेंटल लिटरेसी और जो न्यूमेरिक्स हैं उसको यहाँ डिस्कस किया गया है कि जो बच्चा दूसरे फेज में जब आए, जैसे ही 5 साल का फेज कंप्लीट करे, पहला फेज, उसके बाद जैसे ही वो प्रिपरेटरी फेज में आए, उस प्रिपरेटरी फेज में उसको न्यूमेरिक्स का ज्ञान होना चाहिए, स्पेसिफिकली गणित मैथमेटिक्स पे यहाँ फोकस किया गया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसके लिए भी विशेष प्रकार से शिक्षकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के हालात क्या हैं ये आप बेहतर जानते हैं। हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में जो शिक्षक हैं वो किस स्तर तक की शिक्षा देने में कैपेबल हैं। हालांकि बहुत सारे शिक्षक बहुत दक्ष हैं और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन इस दूसरे लक्ष्य को अचीव करने के लिए भी डेफिनेटली बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़े आप कहेंगे एफिशिएंट टीचर कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट यहाँ है। थर्ड, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें कहा गया कि जो ड्रॉप आउट है बच्चों का, जो स्कूली शिक्षा से ड्रॉप आउट हो जाता है, उस ड्रॉप आउट को रोका जाए और शिक्षा में सबकी भागीदारी को फिर से सुनिश्चित किया जाए। ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु स्कूली शिक्षा जो नई शिक्षा नीति में आया है उसका है। और इसका देखिए एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इसमें बढ़ाया जाए। इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के डेटा अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं ग्रेड 6 to 8 99.9% जो बच्चे एनरोल होते हैं, मतलब छठी से 8वीं क्लास तक जो एनरोलमेंट 90% है, आप अगर देखेंगे तो 9th से 10th में वो 79.3% रह जाता है। ऑलमोस्ट आप कहेंगे 80% पे ही आ जाता है, 10% डिक्रीज हो गया है। और बहुत ही भयावह स्थिति है, अगर 11-12 तक अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे 56% के आसपास ये रह जाता है। 90% से 56%, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं 40% के आसपास डिक्रीज है। तो हमारे स्कूली शिक्षा में जो बच्चे एंटर होते हैं वो अल्टीमेटली 12th क्लास तक आते आते ऑलमोस्ट आधे ही रह जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके लिए पहले भी भरकस प्रयास किए गए, ड्रॉप आउट रोका गया और जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान, जो आजकल समग्र शिक्षा है उसके नाम से चलाया गया, बहुत कामयाब रहा। और उसके साथ 2009 में भारत की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू जोड़ा गया जो है RTE, राइट टू एजुकेशन, और उसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है 2030 तक ये लक्ष्य हासिल करने की बात कही गई है, लेकिन इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम है वो बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए अपने सिस्टम को कितना एफिशिएंट और दक्ष बना पाएंगे। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जो 4th पॉइंट है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्कूल के करिकुलम को फिर से डिफाइन करने की, उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है। शिक्षण विधियां जो हैं उनको फिर से नए सिरे से गढ़ने की बात की गई है। और इसमें अगर आप देखें तो रीस्ट्रक्चरिंग सबसे पहला बिंदु जो दिया गया 4.1 क्लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 5+3+3+4 के कंसेप्ट को रखा गया है। और आप जानते हैं जो 5 है वो फाउंडेशन है, जो 3 है अगला वो प्रिपरेटरी फेज है, उसके बाद वाला 3 जो है वो मिडिल स्टेज है, और उसके बाद वाला जो 4 है वो सेकेंडरी स्टेज है। तो इस तरीके से रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। अब यहाँ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे भी फोकस करने की बात कही गई है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे भी फोकस करने के लिए डेफिनेटली सिस्टम को बहुत एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 4.11 में एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म, और इसमें जो है वो बहुत सारी भाषाओं को सीखने और सिखाने पर बल दिया गया है। और साथ में स्पेशली ये कहा गया है कि कम से कम कक्षा 5 या जहाँ तक संभव हो तो कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनको स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाया जाए। इसको लेकर आजकल बहुत सारा आप ये कह सकते हैं मिसकंसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो चारों तरफ चल रहा है। आप ध्यान रखें, अनिवार्य विषय के रूप में आप अब तक कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते आए, कहा गया 5th से 8th तक, पॉसिबल हो तो 8th तक जो है वो मातृभाषा में पढ़ाई करवाई जाए। टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको भी अवेलेबल करवाया जाए, जिससे बच्चा जो अपने सराउंडिंग में से सीखता है उसी को वो अपने एजुकेशन में ग्रहण करे। लेकिन यहाँ बड़ी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, किसी एक स्कूल में एक से ज़्यादा भाषा सीखने वाले बच्चे हो सकते हैं। क्या कोई एक स्कूल या गवर्नमेंट की जो एजुकेशनल बॉडी है वो बहुभाषीय शिक्षकों की व्यवस्था करेगी? मेरा मानना है, और माफ़ी चाहता हूँ मैं ये कहते हुए, बहुत साफ तौर पे ये कहना चाहूँगा, हमारे शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है कि बहुत सारे शिक्षक एक भाषा को भी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, या एक भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा की अगर बात की जाए तो उनका बोल पाना संभव नहीं है। तो एक ही स्कूल में अगर एक से ज़्यादा भाषा के विद्यार्थी रहे तो क्या बहुभाषीय कुछ शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी या अलग अलग भाषा के अनेकों शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी? ये जो है वो बहुत क्लियर अभी नहीं है। ठीक है, 4.9 में फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्सेज एंड चॉइस कहा गया है, जिसमें बहुत क्लियर एक लाइन मेंशन की गई है, नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज अमंग द आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। तो अगर करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत डिफरेंस आपने नहीं रखा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक ऑलराउंड डेवलपमेंट तो प्रोसीड कर पाएंगे, लेकिन क्या
नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन पे आप अपने बच्चे को स्थापित कर पाएंगे, इस्टेब्लिश कर पाएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एक इसमें इंट्रोड्यूस करवाने की बात कही गई है, जो 4.13 में मेंशन किया गया है, और इसको अडॉप्ट करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21 में इस्टेब्लिश हो जाएगा और ये एनसीईआरटी के अंडर होगा। मैं इस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ते टाइम एक बात गौर कर रहा था कि एनसीईआरटी का काम यहाँ काफ़ी बढ़ा दिया गया है, उसको बहुत सारे काम यहाँ दे दिए गए हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न की बात भी इसमें की गई है 4.37 में, जिसमें ग्रेड 10th और 12th का एग्जाम एज यूजुअल होगा। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग बोर्ड एग्जाम्स है उनको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको थोड़ा इजी करने की कोशिश की जा रही है। आप ये समझिए, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि बच्चा व्यवहारिक शिक्षा सीखे, व्यवहारिक शिक्षा को सिखाने के लिए आपने बहुत अव्यवहारिक परिवर्तनों की बात करी है। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको बहुत ईजी किया जा सके या फ्लेक्सिबल किया जाए। क्या ईजी बोर्ड एग्जाम्स को फाइट करने वाला स्टूडेंट, यहाँ ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति लाई जाए जिससे हर एक बच्चा करीब करीब जो है वो उसको समझ सके, उस पाठ्यक्रम को समझने के बाद में एग्ज़ाम को निश्चित तौर पर पास कर सके। तो क्या आप ये सोचते हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड के जो एग्जामिनेशंस हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्स की बात कर सकता हूँ, ओलंपियाड एग्ज़ाम हमारी कंट्री में होते हैं, इसके अलावा एनटीएससी और एसटीएससी के एग्जाम्स हमारे कंट्री में होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनका सबका अपना स्टैंडर्ड है। तो क्या उस स्टैंडर्ड को या उन स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन को वो स्टूडेंट्स क्रैक कर पाएंगे जिनके बोर्ड एग्जाम्स को आप ईजी बनाना चाहते हैं? ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया, ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेजन्स, 2 ओकेजन में दिया जाए, ड्यूरिंग एनी गिवन ईयर 1 मेन एग्जामिनेशन एंड फॉर एनी अदर फॉर इम्प्रूवमेंट। एक मेन एग्जाम वो दें और एक इम्प्रूवमेंट के लिए उनको मौका दिया जाए। ठीक है, ये कुछ प्रोविजंस थे। इसके बाद में आपको एक अगला पॉइंट जो मेंशन करके दिया गया है, जो शिक्षा की बुनियाद है, वो है टीचर, शिक्षक। देखिए, इसमें जो है वो एजुकेशन पॉलिसी में बहुत क्लियरली कहा गया, और एक शिक्षक के नाते मेरे लिए भी ये गौरव की बात है कि शिक्षा नीति ये कहती है, truly save the future of our children. The teachers truly save the future of our children because of this noblest role of the teacher in India was most respected member of the society. ये इसने भी वाज का प्रयोग किया है। यहाँ ये कहा गया है कि ये जो नोबेलिस्ट प्रोफेशन है, इसके कारण जो शिक्षक है वो भारत समाज में या भारतीय समाज में अपने आप में बहुत जो रेपुटेड स्थिति है उसको होल्ड करते थे या वो रखते थे। इसका मतलब अब कुछ कम हुई है या बहुत गिरी है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। तो इसमें देखिए, शिक्षकों को जो प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं उनका विशेष ध्यान रखा गया, और उसके लिए कहा गया है कि शिक्षकों को जो गैर शिक्षण कार्यों में लगा दिया जाता है और इस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है, उनके जो पदस्थापन हैं, उनकी जो बुनियादी ढांचे और संसाधनों की जो आवश्यकता स्कूल शिक्षा में करने की ज़रूरत है, उनको ठीक किया जाए जिससे वो अपना अच्छा काम कर सकें। ठीक है, इसमें 5.2 में शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन जो है उस पर एक विशेष आप कह सकते हैं पैरा मेंशन किया गया है। यहाँ 2030 तक टीचर्स को तैयार करने के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन की भी बात की गई है। छात्रवृत्ति और रोजगार की सुनिश्चितता जो है रूरल एरियाज़ में हो, इसके लिए भी उनको स्पेसिफिक इंसेंटिव्स टीचर्स को दिए जाएं, इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। गैर शिक्षण जो कार्यकलाप हैं, जो गतिविधियां हैं, उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, इसकी बात भी की गई है। और इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक कैरियर मैनेजमेंट और उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इसकी भी व्यवस्था की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि समय समय पर विभिन्न प्रकार की वो कार्यशालाएँ अटेंड करते रहें, विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, इस तरीके के आयोजन जो हैं वो उनमें हिस्सा लेते रहें, और टीचर्स को एक स्पेसिफिकली उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपग्रेड किया जाता रहे, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दिए जाते रहें। आपको ये बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे स्कूल सिस्टम में जो टीचर बिल्कुल बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देता है, वो भी उसी ग्रेड और उसी पे स्केल पे काम करता है, और वो टीचर भी उसी पे स्केल और उसी ग्रेड पे काम करता है जिसका परफॉर्मेंस एक्सट्रीम होता है, सुपर होता है। दोनों में फ़र्क करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पॉइंट 6 इसमें रखा गया है समतामूलक और समावेशी शिक्षा, जिसमें सीखने में सफल होने के समान अवसर सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। देखिए, जो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम है उसमें जो डेटाबेसेस कलेक्ट करता है DISE, इसकी बात अगर की जाए तो प्राइमरी हायर एजुकेशन और जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इसके कुछ डेटाज आपके सामने हैं। तो यहाँ जो ड्रॉप आउट है वो या फिर इन्वॉल्वमेंट आप कह दीजिए वो काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट 20% से नीचे जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी, जैसे SC ST आप ये कह सकते हैं, या स्पेसिफिक कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका है। तो इसको भी बढ़ाया जाए, इसके लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष व्यवस्था ये की गई है कि स्कूलों को कॉम्प्लेक्सेज के फॉर्म में चलाया जाए। पार्ट नंबर 7 यहाँ जो मेंशन किया गया है, स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रभावी शिक्षा, गुड गवर्नेंस
कुशल संसाधन उपलब्धता जो है वो करवाई जा सके, तो जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं उनका मर्जर किया जा सके। देखिए फिजिकली वो मर्जर नहीं होंगे, मर्जर उनका नहीं होगा, फिजिकली वो सेपरेट रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो अपने संसाधन इस्तेमाल कर सकते हैं, संसाधन यूज कर सकते हैं। और जो स्कूल कॉम्प्लेक्स हो उसकी अपने आप में गवर्निंग बॉडी हो, उसका अपने आप में एक हेड हो, अच्छा सुझाव है। छोटे स्कूलों से जो बच्चों का अलगाव है वो रुकेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्सेज बनाए जा रहे हैं ये सेमी ऑटोनॉमस होंगे, तो ये भी एक अच्छी बात की जा रही है। लेकिन यहाँ आपको बहुत चौंकाने वाले आंकड़े भारत के संदर्भ में मिलेंगे। 28% के आसपास जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें 30 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। 14.8% एक डेटा दिया गया है मिडिल स्कूल्स हैं, उनमें भी 30 से कम स्टूडेंट हैं। और अगर आप इसमें से देखें तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें एवरेज 6 या 7 बच्चे ही पढ़ते हैं। अब आप समझिए कहाँ ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहूँगा कि सरकारी सिस्टम से, गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम से क्यों जो है वो लगातार ड्रॉप आउट होता जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो एक बड़ा धड़ा आप कहेंगे बच्चों का पूरी तरीके से प्राइवेट एजुकेशन की तरफ मूव कर गया है। तो इस मूवमेंट के पीछे डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका बड़ा हाथ है। शिक्षक अभी भी काम करने को तैयार हैं, शिक्षक अभी भी अपना बेस्ट सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार हैं, लेकिन शिक्षकों को एक बेहतर माहौल मिले, एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अंतिम बिंदु पे मैं बात कर रहा हूँ, स्कूली शिक्षा का विनियमन ये कह रहे हैं रेगुलेशन कैसे किया जाए और उसका जो प्रमाणन है, मतलब उसकी ग्रेडिंग जैसा कॉलेज एजुकेशन में ग्रेडिंग होती है, इसकी भी व्यवस्था की जाए। और इसके साथ साथ आरटी जो है उसमें व्यापक बदलाव की समीक्षा की गई है। आरटी में जो व्यापक बदलाव की समीक्षा की गई है उसमें देखिए ये कहा गया कि देखिए जस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद में 5 साल के फॉर्मेट में बच्चे को एंटर करवाइए और 12th तक जो है उसको राइट टू एजुकेशन के दायरे में ले आइए। मतलब 3 साल से अबाउट 18 ईयर्स जो है वो 18 साल तक, 3 साल से 18 साल तक बच्चा जो है वो डेफिनेटली मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का हकदार होगा। ये परिवर्तन किस दिन आएगा, ये परिवर्तन कब आएगा, ये बहुत सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। ये अमेंडमेंट लोकसभा में, राज्यसभा में, आप ये कह सकते हैं संसद में ले जाके किया जाएगा। अब भारत के नेताओं की या फिर भारत की संसद की कितनी जागरूकता भारत की शिक्षा को लेकर है, ये आप कहेंगे इस बात का निर्धारण करेगी कि ये अमेंडमेंट कब हो। आपको याद दिला दूं 1968 की जो पॉलिसी थी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, तब से ये प्रावधान किया गया था कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, उसका करीब 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। लेकिन वर्तमान समय में हालात बहुत विकट हैं और भयावह हैं। शिक्षा पर ये जो होने वाला खर्च है वो 4% के आसपास। नई एजुकेशन पॉलिसी जब जो पॉलिसी मेकर्स ने अनाउंस की तब बताया था, मैं जहाँ तक समझता हूँ 4% से नीचे जीडीपी का टोटल जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी बातें समझ आई होंगी। अगले वीडियो में हम कॉलेज एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। आपने पिछला वीडियो जो भारत में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अब तक आए हुए बदलावों के बारे में था, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।